सभी को छोड़कर मैंने खुद पे भरोसा कर लिया है। मैं जो मरने को था उसे मैंने जिंदा कर लिया है। आज एक ऐसा इशू है जो आज मुझे लगता है हमारे समाज की एक बहुत बड़ी विकृत मानसिकता बन चुकी है और माता पिता के लिए एक बहुत बुरा सौपन बन चुका है। आत्महत्या, सुसाइड। आखिरकार क्यों होते हैं सुसाइड? ऐसी क्या परिस्थितियां बन जाती हैं कि जो बच्चा अपने जीवन के बहुत सारे सपने देखता है और जो बहुत बड़ा इतिहास रचने आता है, वो खुद अपने आप में इतिहास बन जाता है। ऐसी कौन सी परिस्थितियां उसे मजबूर कर देती हैं? आत्महत्या, सुसाइड एक हत्या है माता पिता के उन सपनों की। ये हत्या है गर्भावस्था की मां के 9 महीने के उस संघर्ष की। ये हत्या है भगवान ने जिस जीवन को हमें दिया है, उस जीवन को खत्म करके और अपने पूरे वजूद को खत्म कर देने की। बहुत सारे सवाल हैं कि भारत में आने वाली इस किशोर अवस्था की इस पीढ़ी को क्या हो गया है कि इतने सारे सुसाइड थॉट क्यों आते हैं। मैं बहुत सारे बच्चों से मिलता हूं, बहुत सारी बातें करता हूं, तो बार बार बच्चों की बातें आती हैं कि सर, सुसाइड थॉट क्यों आ रहे हैं हमारे मन में? ऐसा क्यों मन करता है कि खत्म कर लें अपने जीवन को? जो जीवन बड़ी खूबसूरती वाला जीवन है, उस जीवन को हम खत्म करने को तैयार कैसे हो जाते हैं? एक छोटी सी पिन होती है, उसका दर्द जब होता है तो हम बड़े कराह उठते हैं और एक ऐसा पल आ जाता है कि हम हमारे जीवन को समाप्त कर लेते हैं। आखिरकार सुसाइड क्यों होता है? मैंने बहुत सारी इसकी केस स्टडियां की। बहुत सारी कोचिंग जो आईआईटी है, नीट है या अलग अलग भर्तियों के बच्चे हैं, उनसे मैंने एक सर्वे किया, उनका इंटरव्यू लिया, उनके जीवन से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें मैंने एकत्रित की और मुझे लगा कि ये बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनसे बच्चा सुसाइड करता है। यदि हमें इस बीमारी को हराना है तो कहीं ना कहीं हमारी दिनचर्या में, हमारे व्यवहार में, हमारी उस कल्चर में हमें बहुत सारे वो परिवर्तन लाने पड़ेंगे जो रियल में हमारी पुरानी कल्चर ने हमें दिए हैं। पहला बड़ा कारण जो मैं सुसाइड का मानता हूं, वो बच्चों में सबसे बड़ा रीजन ये है कि बच्चा अतीत यानी भूत और भविष्य के बारे में सोच रहा है। भूत, अतीत और भविष्य के बारे में उलझे रह जाना, ये बच्चे को सुसाइड की ओर धकेल रहा है। कैसे? अतीत हमेशा याद रखना दुख देता है कि आपका पहले क्या रहा, मेरी वो गलती रह गई, मेरे साथ उस इंसान ने ऐसा कर दिया, ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ। यानी अतीत से क्या पैदा होता है? दुख पैदा होता है। और भविष्य क्या पैदा करता है? भय पैदा करता है। यदि मैं नहीं बन पाया तो, मेरे साथ ऐसा नहीं हो पाया तो, मेरा नीट और आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ तो, यानी ये दोनों सिचुएशन आपको डिप्रेशन में लेके जाती हैं। इसका समाधान क्या है? इसका समाधान है वर्तमान से जुड़े रहना। जो बच्चे वर्तमान में रहते हैं, नाव में निवास करते हैं, वो बच्चे कभी सुसाइड नहीं करते हैं, याद रखना। अतीत और भविष्य आत्महत्या की ओर धकेलता है। तो कोशिश करें कि जो जीवन तुम्हें मिला है इसको स्वीकार करें और केवल भरपूर वर्तमान लम्हों को जिएं, यानी वर्तमान को जिएं। तो पहला कारण है भूत भविष्य से बाहर निकल के प्रेजेंट को जीना। दूसरा सबसे बड़ा कारण जो मैंने नोट किया है और आप लोगों के अंदर आप फील भी किया होगा, मेटा इमोशन। मेटा इमोशन क्या है? ये मेटा इमोशन एक बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है जिसको आप ओवर थिंकिंग बोल सकते हैं। किसको बोलते हैं मेटा इमोशन? मैं एक महात्मा बुद्ध का एक प्रकरण पढ़ रहा था। महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा कि मान लीजिए कोई एक तीर आया और वो तीर आके तुम्हारे यहां पे लग गया। ठीक है, वो लग चुका है, तुमने निकाल दिया, लेकिन उसी जगह पे दूसरा तीर आकर फिर से लग जाता है, तो दर्द कम होगा या ज्यादा होगा या उससे भी ज्यादा होगा? तो उनके शिष्य आनंद ने कहा कि निश्चित रूप से जिस जगह पे आपको पहले से तीर लगा है, उस जगह पे यदि दूसरा तीर लगता है तो दर्द जो है वो बढ़ जाता है। ये हमें पता है सबको। आपको असफलता मिली, आपको प्रेम में धोखा मिला, आप अच्छी रैंक नहीं ला पाए, आप अच्छा बन नहीं पाए, कर नहीं पाए, लेकिन वो तो जा चुका है, वो तो हो चुका है, यानी वो तीर लग चुका है। लेकिन तुम उसके ऊपर सोच रहे हो। ठीक है, ये तीर लगने के बाद तुम दूसरा तीर ये ले रहे हो कि अब ऐसा क्यों हुआ, मैं अच्छा कर जाता, मेरे नीट में इतना कम स्कोर क्यों हुआ, मैं टीचर क्यों नहीं बन पाया, मैं यूपीएससी क्यों क्रैक नहीं कर पाया। यानी तुम उस अनावश्यक चिंता और डर में इकट्ठे होकर उसको वापस से संचित कर रहे हो।
उस दुख को तुम बढ़ा रहे हो, याद रखना। इसका नाम है मेटा इमोशन, ओवर थिंकिंग। जो चीजें हैं नहीं उनको अनावश्यक रूप से सोच 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 के तुम इतना भर लेते हो और तुम्हें लगता है कि मेरे जीवन में कुछ नहीं बचा है। जो इंसान चला गया ना, जिसने तुम्हारे साथ गलत कर दिया ना, वो गया ना, वो तीर लग चुका ना, लेकिन तुम उसके बारे में ज्यादा सोच रहे हो, इस प्रकार अपने आप को और दुखी कर रहे हो। तो ओवर थिंकिंग से हमें बचना पड़ेगा। मेटा इमोशन सबसे बड़ा कारण है। तीसरा बड़ा कारण जो सुसाइड की ओर धकेलता है वो ये है कि जैसे एक नॉर्मली आपने देखा होगा, एक शिकारी है और शिकारी शिकार करने गया और वो एक साथ दो पशुओं पे निगरानी रख रहा है कि मैं दोनों को एक साथ मारूंगा। कभी नहीं मर सकता। आज के पेरेंट्स और बच्चे के साथ यही हो रहा है। पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा तेरे को डॉक्टर बनना है, तेरे को आईआईटीएन बनना है, तेरे को यूपीएससी क्रैक करनी है, तुम्हें ये बनना है, तुम्हें टीचर बनना है। बच्चा नहीं चाह रहा है कि वो चीज कैसे करे। वो चाहता है कि यार मैं आर्टिस्ट हूं, मैं आर्टिस्ट बनना चाहता हूं। अब आप अपने मम्मी पापा के लिए वो तैयार भी हो जाते हैं। एक तरफ आपके मन में कुछ और चल रहा है और आप कुछ और कर रहे हैं। यदि आप डबल माइंडेड हैं तो आप लाइफ में कभी बेटर नहीं कर पाएंगे। अंतिम परिणाम आपको सुसाइड के रूप में देखना पड़ेगा। पेरेंट्स से भी मैं ये कहना चाहूंगा, थोपिए मत। बच्चे से भी मैं कहना चाहूंगा, तुम्हारा जीवन है, तुम्हें एक बार मिला है और तुम्हें वो चुनना चाहिए जो तुम्हें बेटर लगता है, जिसमें तुम अच्छा फील करते हो। उस इंटरेस्ट ऑफ एरिया को चुनिए, याद रखना। यानी उस शिकारी की तरह दो शिकार करने का प्रयास मत कीजिए। वन सिंगल माइंडेड। रियल में तुम्हें तुम्हारा जीवन जिस चीज के लिए मिला है, तुम जिसके लिए बने हो, केवल उसी पे अपना फोकस कीजिए। तो शिकारी की तरह दो जगह अपना ध्यान केंद्रित मत कीजिए, डबल माइंडेड मत रहिए। ये दूसरा कारण। तीसरा कारण, चौथा कारण, जब आप किसी यात्रा पे जाते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस यात्रा में मुझे कौन सा सामान लेके जाना और कौन सा नहीं लेके जाना। आप कहीं घूमने जा रहे हैं और आपने बैग के बैग भर लिए हैं, आपने ऐसा सामान भर लिया है, आप घूम नहीं पाएंगे, इतने दुखी हो जाएंगे कि आपको हर चीज बेकार लगने लग जाएगी, क्योंकि उन बैगों को नहीं उठाया जाएगा। वही जीवन में है, वही सिलेक्शन की यात्रा में है। आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे क्या क्या लेना है और क्या नहीं लेना है। अनावश्यक अपेक्षाओं का बोध मत पालिए। लोगों की उम्मीदों को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। उस दुख दर्द को मत पालिए जिसका संबंध ही नहीं है। उन अनावश्यक विचारों के बारे में मत सोचिए जिनसे आपके जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आ रहा है। उन अनावश्यक रिश्तों का बोझ मत ढोइए जो तुम्हारे जीवन में परिवर्तन नहीं ला सकते। यानी हर उस अनावश्यक चीज से अपने आप को दूर कीजिए। हर चीज के लिए हाँ कहना जरूरी नहीं है। बहुत सारी चीजों के लिए ना बोलना सीखिए। यानी उस यात्रा में तुम्हें क्या नहीं लेके जाना है, यह भी तुम्हें सीखना बहुत जरूरी है। और पांचवा और अंतिम कारण जो मैं मानता हूं कि सबसे बड़ा सुसाइड की तरफ ले जाता है, वो है प्रेशर। नीट और आईआईटी के बच्चों का हमने रिसर्च किया और उस पर हमने देखा कि अधिकतर बच्चों ने जो सुसाइड किया उनमें बच्चों की 2 दिन या 4 दिन पहले की जो रूटीन था वो क्या था। बच्चे ने बोलना बंद कर दिया, बच्चे की तबीयत खराब होने लग जाती है, बच्चा क्लास को मिस करने लग जाता है, 2 या 4 दिन वो क्लास में नहीं जा रहा है, क्लास में नहीं जाने से उस ऊपर प्रेशर आता है कि मैं पिछड़ जाऊंगा, मेरे टेस्ट में रैंक अच्छी नहीं आएगी, मैं तो बीमार हो चुका हूं। यानी कि हमेशा याद रखना, वहां बच्चा किशोर अवस्था का होता है। आपके साथ भी होता होगा जो मैच्योर लोग हैं। जब आप समय के साथ नहीं चल पा रहे हैं, तबीयत खराब हो जाना नेचुरल है, हो गया। अब 5 से 10 दिन आपको लगेगा मैं कैसे हैंडल कर पाऊंगा, मैं कैसे उन लोगों के बराबर आ पाऊंगा, मेरी टेस्ट में रैंक बहुत कम आ रही है। और वो इन चीजों को इतना सोचने लग जाता है, उसे लगता है कि शायद मैं बेकार इंसान हूं, मेरे साथ ही गलत हो रहा है। और वो सोचता है कि मेरे मम्मी पापा के सपने शायद टूट जाएंगे। और वो इन चीजों को इतना हावी कर लेता है कि उसमें एक भाव पैदा होता है जिसको बोलते हैं अपन हीनता का भाव, इनफेरिटी। लगभग बच्चों में देखा गया है कि जो बच्चा 5 से 10 दिन क्लासें मिस कर देता है, जो बीमार हो जाता है और फिर वो अचानक से एकांतवासी बनता है और उससे ये लगने लग जाता है मैं किसी लायक नहीं हूं। याद रखना, हर बच्चा लायक होता है। कोई बीमारी आपको तोड़ नहीं सकती। अरुणिमा सिन्हा की रीढ़ की हड्डी टूट गई लेकिन वो दुनिया की सबसे बड़ी माउंट एवरेस्ट पर्वतारोही बनी। मीना कुमारी 12 से 24 साल तक बेड पे पड़ी रही लेकिन यूपीएससी से एग्जाम को करेक्ट किया। हजारों उदाहरण ऐसे भरे पड़े हैं, हजारों उदाहरण। कुणाल शर्मा जिसकी आंखें नहीं थी, उसने उस दुनिया को अखबार बेचकर दिखा दिया कि मैं यूपीएससी को क्रैक कर सकता हूं। ज्योति रंजन बागवती उड़ीसा का चौकीदारी करके और यूपीएससी को क्रैक कर जाता है। ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स हैं, याद रखना। कभी भी बीमारी और शारीरिक अभाव की वजह से अपने अंदर इनफेरिटी मत लेके आइए। ये जीवन तुम्हारा है, इसको स्वीकार कीजिए और आगे बढ़िए, याद रखना।
कोई तनिक असफलता, तनिक विफलता तुम्हें रोंद नहीं सकती। ये प्रमुख कारण हैं जिनसे बच्चा सुसाइड की ओर धकेलता है, याद रखना। कभी भी लाइफ में अपने अंदर हीनता का भाव मत ले आना। नंबर दो, कभी भी मेटा इमोशन मत करना, जो हो गया उसके ऊपर इतनी बार मत सोचिए। आप कह दोगे सर इनका समाधान क्या है? समाधान क्या देखिएगा, इनका समाधान ये है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यदि आप में ऐसे विचार आने शुरू हो जाते हैं कि सर मुझे लग रहा है कि मेरे जीवन में कुछ नहीं बचा है, सबसे बेस्ट तरीका है आप डिफेंस मैकेनिज्म, रक्षा तंत्र का प्रयोग कीजिए। आप डिफेंस मैकेनिज्म का प्रयोग करना सीखिए। डिफेंस मैकेनिज्म क्या कहता है कि जीवन में आपसे कुछ गलती हो जाती है, आपके साथ धोखा हो जाता है, आप अच्छा नहीं कर पाते हैं, जीवन बहुत बड़ा है, ये नहीं तो और कोई सही। ठीक है, डिफेंस मैकेनिज्म में आपको बहाने बनाने हैं। डिफेंस मैकेनिज्म आपको औचित्य स्थापित करता है कि कोई बात नहीं, इस बार अच्छा नहीं कर पाया, अगली बार करूंगा, शायद ये मेरे लिए अच्छा नहीं था। कई बार नाकामयाब हो जाना भी जिंदगी में बड़े अवसर खोल देता है, याद रखना। तो डिफेंस मैकेनिज्म जितना यूज करोगे, लाइफ में कभी सुसाइड के विचार नहीं आएंगे। नंबर दो, एक वर्ड यूज करता हूं मैं, माइंडफुलनेस। लाइफ में हमेशा याद रखना, माइंडफुलनेस में रहना है। माइंडफुलनेस क्या है? वर्तमान से जोड़े रखेगा। हमेशा सजग रहो, अवेयर रहो, अपने आप को स्वीकार करो, जैसे हो वैसे, बनावटी मत बनो। आप अच्छा नहीं कर पा रहे, छोड़ दीजिए, मैं नहीं कर पा रहा हूं, मैं किसी और सेक्टर के लिए बनाऊं। हमेशा अपने आप को स्वीकार करो। ये झूठे आरोपण, झूठी बातों को अपने ऊपर हावी मत होने दो। याद रखना, तुम जिसके लिए बने हो तुम्हें वही करना है, यानी सजग रहना है, अवेयर रहना है। आत्म प्रभावकारिता पैदा करो। आत्म प्रभावकारिता ये कहती है मेरा जीवन बहुत श्रेष्ठ है, मैं कुछ अच्छा नहीं कर पाया पढ़ाई में, तो भी लाइफ में बहुत अच्छा कर जाऊंगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ाई में अच्छा नहीं कर पाए, बाकी सेक्टर में बहुत बड़ा कर गए। तो जीवन में बहुत सारे अवसर हैं। इतना नाकामयाबियों का, असफलताओं का बोझ अपने ऊपर हावी मत होने दें। यानी आपको माइंडफुलनेस रहना है, डिफेंस मैकेनिज्म का मैक्सिमम प्रयोग करना है, माइंडफुलनेस का जोरदार तरीके से प्रयोग करना है। तीसरा, एक बटरफ्लाई इफेक्ट आता है। आप कह दोगे सर बटरफ्लाई इफेक्ट क्या है? मैंने इसका बहुत यूज किया है और इसका बहुत सारे बच्चों पे भी हमने यूज किया है। बटरफ्लाई इफेक्ट क्या होता है? अमूमन में कई बार होता था, खेत में जब जाता था तो इमेजिन करता था कि ऐसा मेरी लाइफ में होगा, ये चीजें मेरी लाइफ में आएंगी। यानी काल्पनिक रूप से आनंद लेना। आप बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, थक रहे हैं, 5 मिनट आंखें बंद करके इमेजिन कीजिए कि मेरे लाइफ में बहुत कुछ हो रहा है, एक जादू जैसा हो रहा है, ये चीजें बन रही हैं, ये चीजें हो रही हैं। ये कल्पना करने से डिप्रेशन दूर होता है, तनाव दूर होता है। तो बटरफ्लाई इफेक्ट एक अच्छी तकनीक है, इसका प्रयोग लाइफ में दिन में 5 से 7 मिनट जरूर करना चाहिए। चौथी चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये है, एक इंडियन कल्चर की बात मैं पढ़ रहा था, एक बहुत अच्छी बुक पढ़ रहा था कि आज के लोग समय में दुखी कैसे रहते हैं। तो मैं उसमें देख रहा था कि देखिए भारतीय लोगों ने कितने अच्छे से यूज किया है। हमारी एक परंपरा थी कि महिलाएं जब भी ससुराल से आती थी, जाती थी, वो हग करती थी। समझ रहे हैं? गले मिलना जिसको बोला जाता था, आजकल जिसको आप हग बोलते हैं, हाथ मिलाना, पैर छूना, इसके पीछे साइकोलॉजिकल रीजन होता है। जो बच्चा प्रतिदिन अपने दोस्त के साथ हग करता है, गले मिलता है, जो बहुत अच्छे से हैंडशेक करता है, जो बहुत अच्छे से इंटरेक्शन करता है, यानी उसकी बॉडी स्पर्श थेरेपी जिसको अपन बोलते हैं, जो नंगे पैर 5 मिनट चलता है, गले मिलना, ये तरीके यदि आप डेली प्रतिदिन करते हैं तो आपका जो भी बॉडी में तनाव होता है वो खत्म होना शुरू हो जाता है। यानी जिन बच्चों ने सुसाइड किया, उन बच्चों के साथ क्या हो रहा था, 15-20 दिन से वो एकांतवासी थे, वो इंटरेक्शन नहीं कर रहे थे। किसी बच्चे ने उसको ये नहीं कहा सर पे हाथ रखे कि बेटा तुम कर जाओगे। किसने उसे गले लगा के नहीं कहा अरे तनाव मत लो, लाइफ में सब हो जाएगा। यदि उस दिन या उस दिन से 5 दिन पहले तक कोई इंसान उनको हग लगा के, गले लगा के कह देता कि सब अच्छा हो जाएगा, याद रखना वो बच्चा सुसाइड नहीं करता। कोशिश करें कि आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो बड़े एकांतवासी हैं, बड़े दुखी हैं, जो बड़े चिंतित हैं, उनको एक बार संभल दें कि लाइफ में सब चीजें संभव है, लेकिन खत्म कर देना मतलब सभी संभावनाओं को खत्म कर देना है। ऐसा कदम कभी मत उठाएं कि ऑप्शन ही खत्म हो जाए, याद रखना। क्योंकि इस एक ऑप्शन खत्म होने के साथ आपका एक सुंदर जीवन खत्म हो गया। आप प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छा कर सकते थे, पता नहीं क्या क्या कर सकते थे, कहां कहां जा सकते थे, लेकिन तुमने तो सभी संभावनाएं खत्म कर दी। कोशिश करें, ये जीवन बेहद खूबसूरत है,
इसको बहुत अच्छे से जी के जाना है और इन तरीकों का इस्तेमाल करके आप डिफेंस मैकेनिज्म, माइंडफुलनेस, बटरफ्लाई इफेक्ट और स्पेशली जो मैंने फिजिकल थेरेपी की फिजिकल एक्टिविटीज जो मैंने आपको बताया, स्पर्श थेरेपी, इसका साइकोलॉजिकली बहुत प्रयोग करें। और पेरेंट्स से मैं कहना चाहूँगा कि बच्चों को कोशिश करें कि बहुत मुश्किल हो तो अलग बात है, वरना बच्चों के साथ हमेशा रहें, याद रखना। बच्चे को अकेला ना छोड़ें, बजाय किसी हॉस्टल में छोड़ने के। यदि माता-पिता बच्चे के साथ रहते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, तो वो बच्चे कम सुसाइड करते हैं। ऐसा साइकोलॉजिकल रिसर्च में सामने आया है और ये जितने भी बच्चे थे, वो बच्चे अकेले थे, याद रखना। तो कहने का मतलब है, सुसाइड एक आने वाले समय की एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन इस चुनौती को दूर किया जा सकता है, यदि हम सब मिलके और इस बुराई के खिलाफ लड़ें। थैंक यू वेरी मच।